हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं फिर से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमने जो पढ़ा था कल कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे और फॉर्मूले पढ़ने के बाद हमने सिंपल से इंटीग्रेशन किए थे। ठीक है, और हमने इसमें कहा था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप सब में ऐड करेंगे। ठीक है, आज बात करते हैं उससे आगे की। हमारे पास था कल जो हमारा इवेल्युएशन हुआ था सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स की बात करी थी। फिर हमने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स अगर होगा तो कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है और फंक्शन अंदर रहता है। दूसरी चीज, हमारा जो इंटीग्रल होता है वो लीनियर होता है। लीनियर होता है मीन्स अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स है तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ऐसा ही तो हम डिफरेंशिएशन के केस में भी करते थे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखते हैं हम। हमारे पास है एक क्वेश्चन, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, जहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों जो हमारे फॉर्मूले थे वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब देखो, आपको लिमिट नहीं किया हुआ है ना इसने x को अगर ये लिमिट कर देता तो आप इसको मॉड में लगाते। अभी हमारे पास ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू में है, प्रिंसिपल रेंज में है, मतलब ये इसको हमने x को कहीं बांधा नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अंडर रूट 2 हमारा बाहर निकल गया और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स के प्लस सी, हमारा ये ऐड हो गया। तो माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी इसका जो है हमारा वो आंसर आ गया। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x की बात कर रहा है ये। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। अब 1 प्लस साइन 2x तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं। देखिए साइन 2x 2 साइन x cos x है तो इसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हम लिख सकते हैं। देखिए जब तक इसने इंटरवल नहीं दिए हुए हैं ना यहाँ पर x के, तो हम कुछ भी करने के लिए, सीधे बाहर निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं इन चीजों को। ठीक हो गया, ये हमारा आया इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा dx, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको आपने डिवाइड कर दिया, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना इजी है देखिए ये। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 कॉस एक्स, 2 प्लस, देखिए जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे उतने ज्यादा आपसे आपका हाथ जो होगा साफ होगा इंटीग्रेशन में। साइन स्क्वायर एक्स dx, 2 प्लस 3 कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसे देखते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट तो कर सकते हैं। सेपरेट करते हैं, 2 ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx हमने लिख दिया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x स्क्वायर एक्स dx प्लस 3 cos x ओवर साइन x हो गया cot x और 1 ओवर साइन x हो गया cosec x dx के। ठीक हो गया। 2 cos x स्क्वायर x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है जी, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, cos x स्क्वायर x जो होता है माइनस cot ऑफ x के इक्वल, प्लस 3 cot x cosec x जो है वो किसका है, हमारे cosec x का। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 3 बाहर हमने निकाला और cosec x cot x का हमारा जो आंसर आ रहा है वो cosec x है। तो cosec c का जो डिफरेंशिएशन होता था नेगेटिव होता था ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के। तो माइनस ऑफ cosec x प्लस सी, तो ये आंसर आता है जी माइनस 2 cot x माइनस 3 cosec x प्लस सी इसका। ठीक है, इसी तरीके से
इसी तरीके से हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा ओवर cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेट, ये भी देखना है। ये हमारे पास dx के, तो इसका मतलब अल्फा वाला जो पार्ट है वो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं जी, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं क्या, cos t माइनस cos t वाला फॉर्मूला। cos t माइनस cos t में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d ओवर 2 sin d माइनस c 2 अल्फा माइनस 2x ओवर 2 अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा क्या है, ये cos x माइनस cos अल्फा ही कर देते हैं इसे dx। हमें इसे सॉल्व करके मिल रहा है 2 sin x प्लस अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस x ओवर, नीचे भी हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए 2 sin x माइनस अल्फा ओवर 2 x प्लस अल्फा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस x ओवर 2। ठीक है, नीचे भी वो फॉर्मूला लग गया हमारा। ठीक है, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 हमने अप्लाई किया, ये चीज कर दी। अब इनको ब्रेक कर सकते हो आप, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अप्लाई कर देते हैं। ये आया 2 sin x प्लस अल्फा बाई 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2। ठीक हो गया, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं इंटू 2 sin अल्फा माइनस एक्स बाई 2 cos अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx अपॉन है हमारे पास यही साइन x प्लस अल्फा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स ओवर 2 के, जो कट रहा है उसे हमने काट दिया। ठीक है, ये हमारा कट गया। हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 4, ठीक है, 4 cos x प्लस अल्फा ओवर 2 cos ऑफ अल्फा माइनस एक्स ओवर 2 dx के। ठीक है, अब आपको इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, अब देखिए आपके दोनों ही आ गए, 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लग रहा है, हमें लगाना पड़ेगा। 2 हम बाहर निकाल देते हैं, 2 cos a cos b का cos a प्लस b cos a प्लस cos a माइनस b, तो हम लगा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b x प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस x ओवर 2। ठीक हो गया, ये हमारा dx क्या है, जो कट रहा है उसे आप काट दीजिए। हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखिएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, देखिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 अल्फा बाई 2 मीन्स cos अल्फा, और ये आ गया cos ऑफ x dx के। अल्फा हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आ गया 2 cos अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होता है वो हमारे पास sin x के इक्वल प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया 2 cos अल्फा sin x प्लस c। अब देखिए आपका जो आंसर होता है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, आपने अगर कोई फॉर्मूले दूसरे यूज कर लिए तो आपका जनरली क्या होता है, थोड़ा आंसर वेरी भी कर सकता है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसके कई सारे रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनका स्लोप जो होगा ना, उन चीज़ों का जो स्लोप निकलेगा dy बाई डी एक्स, वो चीज़ हमारी मतलब इनका अगर हम स्लोप निकालें इंटीग्रेशन का, तो वो जो होगा हमारे पास, जो ये इंटीग्रेशन फाइनली हमारे पास जो चीज़ आई है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो चीज़ हमारी सेम निकलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पकड़ रहे हैं हम, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स के, ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो इसने अलग मेथड से किया, इसका आंसर अलग आ रहा है, हमने अलग मेथड से किया, हमारा आंसर अलग आ रहा है।
ठीक है, अगला देखते हैं, इसका आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी के। 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी के। हमने अलग मेथड से किया, हमारा आंसर चेंज आ सकता है। 1/1 प्लस साइन एक्स, अगर मैंने कहीं फॉर्मूले लगाने में गड़बड़ नहीं की है तो ठीक है। अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स dx को अगर हमने सॉल्व करना है, पहले तो नीचे से हटा लो इसे। नीचे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया, ठीक हो गया। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, और फिर से हमने सेपरेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x ओवर cos x हो गया हमारे पास tan x के, और 1/cos x हो गया sec x के, ये dx हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास tan x माइनस sec x प्लस c के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। अब ये मैं जो कह रही थी, आपको लिमिट नहीं किया हुआ है x, अगर लिमिट किया होगा तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx, where x lies in between minus pi by 2 and pi by 2। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है हमारे पास x। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है, हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा क्या रहा है देखिए, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक हो गया। ध्यान रखना है उस चीज का, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर नीचे आ गया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। ये आ गया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। फाइनली क्या आ गया ये चीज देखिए, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसको हम क्या लिखेंगे, लेकिन हमें बनाना है एक ही में था, हमें बनाना था tan में ही आना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर tan में ही लाना है हमने, और कुछ गड़बड़ कर दिया है हमने। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हमारे बाहर ये tan इनवर्स बैठा हुआ है ना, ये tan इनवर्स हमसे कह रहा है कि इसको तुम कुछ और बनाओ, ठीक है। बना देते हैं, यहीं पर से बना देते हैं, इधर से हटा देते हैं, ठीक है। बनाते हैं, क्या बनाएंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं आप देखिए, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x by 2 cos x by 2, इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं साइन स्क्वायर x by 2 प्लस कॉस स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2 के, हमने साइन x को स्प्लिट किया, हमने ये लिख दिया, ओवर हम cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 के, ठीक है। इनका होल स्क्वायर ये अपनी तरफ रहा और dx, ठीक हो गया। ये चीज आई जी हमारी। अब हम इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, ये आ गया किसका होल स्क्वायर, साइन x by 2 माइनस कॉस x by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम क्या कर देते हैं, cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ताकि हमारा काटने में आसानी हो जाए। हमें नीचे आ गया हमारे पास, इसको स्प्लिट किया तो क्या लगाएंगे, cos x by 2 माइनस साइन x by 2, और ये आ गया cos x by 2 प्लस साइन x by 2 के, ठीक हो गया जी। ये भी आ गया। अब cos x by 2 माइनस साइन x by 2 से आपका ये कट गया। आपका फाइनल चीज यहाँ पर जो रही वो है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x by 2 माइनस साइन x by 2 ओवर cos x by 2 प्लस साइन x by 2 dx के, ठीक है। cos x by 2 कॉमन लेकर काट दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या बचा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 1 माइनस tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan x by 2। ये हमारे पास कितने के इक्वल हो गया,
का होल स्क्वायर जो था, का होल स्क्वायर भी तो था भी, इसके बाहर भी तो होल स्क्वायर है, इसके बाहर भी तो होल स्क्वायर है, ध्यान देना। हाँ हाँ, होल स्क्वायर अपनी जगह पर बना रह रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। यह आया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लो जी dx, ठीक हो गया। tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 ओवर 1 माइनस 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x बाई 2, tan पाई बाई 4 इज 1, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज आई वो आई इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx के, ठीक हो गया। अब tan पाई बाई 4 tan इनवर्स ऑफ ये और tan तब कर सकते हैं जब ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में होंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई है यहाँ पर। तो हम चेक करेंगे, हमने x बाई 2 निकाला, x बाई 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, किसके बीच का एलिमेंट, माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच का एलिमेंट हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से पाई बाई 4 पहले हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस एक्स बाई 2 जो है वो फिर से किसके बीच का एलिमेंट, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच का हो गया जी। अब हम पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अगर निकालते हैं, देखो मेरे सारे ये चीजें जो है स्पेस ही कम पड़ रहा है, अगर मैं इसी में किसको निकालूं, हमें इसको देखना है कि अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं। पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को चेक करें तो ये पाई बाई 4 ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज 0 और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज पाई बाई 2। पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 0 और पाई बाई 2 के बीच में, और tan इनवर्स tan में हमारे पास जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, x जो होता है डोमेन, वो किस में होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है, ओके ठीक है। तो इसका मतलब है tan इनवर्स और tan आपस में कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर क्या आएगा, पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये x का हो गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 और ये 2 4 हो गया, प्लस c। तो पाई एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस c इसका जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। अब आपका ऐसा है, आप कोई और मेथड आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मतलब सारी चीजें यहाँ पर आपकी जो है वो यूज होती हैं, पता है आपको। इसको जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x ओवर 5 टू द पावर x dx अगर आपको दिखता है, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसमें क्या सोचोगे, भैया a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लग रहा है। a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या था, a टू द पावर x ओवर log a बेस c प्लस c, ठीक है। वो लगने को तैयार है लेकिन वैसा बनाना है क्योंकि ये सब अलग अलग चीज है, तो हम इसे क्या सेपरेट कर सकते हैं, ओवर 5 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x ओवर 5 टू द पावर x dx हो गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/5 की होल पावर x, बन गया a टू द पावर x, a तो कुछ भी हो सकता है ना, बन गया dx प्लस इंटीग्रेशन 3/5 ऑफ की पावर x dx, ठीक हो गया। अब आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x ओवर log a बेस e प्लस c, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या मिलेगा, देखिए a टू द पावर x मतलब 2/5 की होल पावर x ओवर log 2/5 बेस e, ठीक हो गया। ऐसे ही 3/5 होल पावर x ओवर log 3/5 बेस e प्लस c के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, 5 टू द पावर x को बाहर निकालना चाहते हैं, log 2 माइनस log 5 लिखना चाहते हैं, आप जैसे करना चाहते हैं आगे इसे आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे इतना ही इसका आंसर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अच्छा, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आज आगे बढ़ते हैं। हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे आज, इनडेफिनेट इंटीग्रल का।
ठीक है, हमारे पास अगली चीज है, क्वेश्चन दे रहा है एक और, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब एंड f1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है एंड f1 इक्वल्स टू 0, फाइंड fx फाइंड करने के लिए कह रहा है हमसे, ठीक है। हमें f डैश x दिया हुआ है, fx नहीं दिया हुआ है। देखो f डैश x हमें d/dx ऑफ fx दे रखा है, d/dx ऑफ fx इज इक्वल्स टू दिया हमें 3x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब के, ठीक है। तो हमारा fx कैसे निकलेगा, जब मैं d/dx को वहां भेजती हूँ तो ये क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब dx के हो जाएगा। आगे बात समझ में, f डैश x को आप क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ fx, ये दिया आपको इतने के इक्वल। अगर आप fx निकालना चाह रहे हैं तो d/dx वहां भेजना है, जब डिफरेंशिएशन वहां जाता है तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है, इंटीग्रेशन बन गया जी हमारा। तो fx इज इक्वल्स टू आ गया कितने के, 3x क्यूब ओवर 3 माइनस 3x की पावर माइनस 3 प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1 प्लस c के, ठीक हो गई। fx इज इक्वल्स टू आ गया जी आपका x क्यूब माइनस 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 हो गया प्लस के 3/2, x की पावर माइनस 2 को x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस c। ये मेरा फंक्शन आ गया, फंक्शन निकालने के लिए कहा था उसने। अब फंक्शन निकालने के लिए कहा था तो ये c तो बवाल कर रहा है ना, c बवाल कर रहा है, तो अब f1 की जगह पर आपने 0 रखना है, ये क्लू है c निकालने के लिए, ठीक है। हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो f1 मिलेगा, f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस c, लेकिन c f1 तो उसने कितना दिया है 0 के इक्वल, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 प्लस c के, तो हमारा फाइनली c जो आता है वो माइनस 5/2 के इक्वल आता है। तो फंक्शन जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या है, fx, क्योंकि फंक्शन में कोई c नहीं होता है ना, फंक्शन में तो हमारे पास फंक्शन पूरा दिया हुआ होता है, जब मैं उसका इंटीग्रेशन निकालती हूँ तब उसमें हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट को रिमूव करना था यहाँ से, उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए उसने यहाँ पर एक क्लू दिया था। तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब प्लस 3/2 x की पावर माइनस 2 प्लस c की जगह पर माइनस 5/2, ये फाइनली हमारा एक फंक्शन आ जाता है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ गड़बड़, x स्क्वायर, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में वो गलत देख दिया। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर 2/x क्यूब था, मैंने माइनस 3/x क्यूब, इसलिए बार बार बहुत ध्यान से 2 बार देखती हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। हाँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की हम बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मींस, मैंने आपको कई बार बोला है कि जहां पर भी आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलेगा या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलेगा तो इसका मतलब है कि आपको ग्राफ के थ्रू से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे, जब मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करूंगी तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में मुझे एक फंक्शन चाहिए होगा, तभी तो मैं उसका इंटीग्रल निकालूंगी। मैंने सबसे पहले एक फंक्शन fx इज इक्वल्स टू -2x सपोज कर लिया, ठीक है। हमारा फंक्शन जो है वो -2x है। अब जब मैं फंक्शन fx इक्वल्स टू -2x की बात कर रही हूँ तो इसका इंटीग्रेशन fx जो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx जो होगा वो हमारे y, एक कर्व है हमारा y, जिसके बारे में हम, क्योंकि अब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करेंगे ना fx dx, fx का फंक्शन का, तो हमने फाइंड किया तो वो कितने के इक्वल आएगा, -2x dx के। y इज इक्वल्स टू कितने के आ गया, -2x स्क्वायर ओवर 2
प्लस सी के, तो y इज इक्वल्स टू आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वे c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये तो हम बोलते हैं, मतलब c कैन टेक एनी वैल्यू। एनी वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी रियल नंबर्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर c हो सकता है। तो जब कोई भी रियल नंबर होगा, तो सपोज मैंने c को लिया 0, तो मेरा y क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैंने c इक्वल्स टू 1 लिया तो मेरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब मैंने c इक्वल्स टू 2 लिया तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल आया। अब इनको ही ऐसे फर्दर हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्या है इसका ग्राफ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है तो ग्राफ के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर को खींचूंगी, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, तो मैं इसी कर्व का ग्राफ खींचूंगी। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ओरिजिन से पास होगा और डाउनवर्ड होगा पैराबोला। लो जी, हमारा ग्राफ बन गया। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बात करूंगी, इसी ग्राफ को मैं प्लस 1 शिफ्ट करूंगी और हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक हो गया। ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ये जो ग्राफ है वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगर मैं माइनस 1 की बात करूं तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। और अगर मैं प्लस 2 की बात करूं तो मेरा ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा। ठीक हो गई बात। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें टेंजेंट खींचूंगी, सारी टेंजेंट्स जो खींची जाएंगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब अगर मैं इस फंक्शन का, कौन सा फंक्शन, कौन सा ग्राफ खींचा है मैंने, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी खींचा है, इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालती हूँ तो dy बाई डी एक्स कितने के इक्वल होगा, माइनस 2x के इक्वल, सॉरी माइनस 2x के इक्वल। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, हमें पता चल गया ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है हमारे पास जो स्लोप होगा वो 0 होगा। ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अब हम कोई और पॉइंट लेते हैं, इन्हीं कर्व्स में हमने एक कोई पॉइंट ले लिया, एक कोई लाइन ले ली जो पैरेलल टू वाई एक्सिस थी, हमने इससे a दूरी पर ले ली, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हमारी a है, तो ये x इक्वल्स टू a, हमने एक लाइन खींच दी पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस जब हमने खींची तो इस पर हमने क्या किया, स्लोप खींचे। ये देखिए, ये जो स्लोप्स बनाए गए ना इन पॉइंट्स पर, ये पॉइंट्स हमने P1 कहां से ले लें, P1 इस वाले पॉइंट से ले लेते हैं, इसको हम कुछ भी बोल रहे, चलो P1, P2, P3 और P4। ठीक है, हमारे पास P1, P2, P3, P4 हमने बात कर ली, P3, P4 की हमने बात कर ली। तो ये सारे पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 पर जो हमने स्लोप खींचे हैं, वो सारे स्लोप जो होंगे उनकी वैल्यू, वो जो स्लोप होंगे वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे। ठीक है, सारे स्लोप्स जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर है। इसका मतलब है अगर मैं x इक्वल्स टू a पर dy बाई डी एक्स निकालती हूँ तो वो सेम चीज आएगा। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू a जो है वो कितने के इक्वल होगा, माइनस 2a के इक्वल होगा। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट करते हैं, इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें एक ही कर्व की पैरेलल शिफ्टिंग, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स दिखते हैं। मींस उनकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो होती है ना वो सेम होती है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो सेम होती है। जैसे इस वाले में जब हमने y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी में खींची थी, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर में हमारे पास जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री थी वो y एक्सेस थी। जब मैंने इसे शिफ्ट कर दिया तो उस केस में हमने स्लोप को देखा कि सारे स्लोप जो है उनके टेंजेंट्स जो है वो आपस में इक्वल हैं और स्लोप्स जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है, स्लोप्स जो है वो पैरेलल हैं। तो हमने कहा कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना वो दिखाता क्या है, उसका जो मीनिंग है वो है फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, तभी इसका एक डेफिनेट उत्तर नहीं होता है, इसका आंसर एक कर्व ही आएगा। और वो कर्व जो होगा वो इनडेफिनिट कर्व्स के बारे में बात करेगा, मींस फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बात करेगा, जो इस सी की वजह से होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, और बात करते हैं।
अब ये कह रहा है हमसे कि क्या अंतर है भैया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमारा क्या डिफरेंस होता है? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या है जी? पहली चीज द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर डिफाइंड ऑन फंक्शन। दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ऑपरेशंस जो हैं वो एक फंक्शन पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशंस ही तो हैं। किसी फंक्शन पे हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनमें से एक ऑपरेशन डिफरेंशिएशन है, एक इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं वो फंक्शन पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट इज अ यूनिक फंक्शन whereas the integral of a function is not unique। जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो डेरिवेटिव निकालना मतलब जो उसका स्लोप निकाल रहे हैं हम, डेरिवेटिव निकालना मतलब हम स्लोप की बात कर रहे हैं, और स्लोप जो होता है किसी फंक्शन का वो यूनिक होता है, किसी पॉइंट पर यूनिक होता है। ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करिए, हर एक पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो यूनिक नहीं होता है। जो whereas the integral of a function is not unique, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रल्स ऑफ अ फंक्शन सच दैट एनी टू इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। ठीक है, अगला है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज मीनिंगफुल बट द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी सेंस। ठीक हो गया। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर तो वो मीनिंगफुल होगा, मतलब वो वैल्यू दे रहा होगा हमारा, जबकि हम किसी पॉइंट पर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वो क्या कह रहा है, बट द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी सेंस। तो इंटीग्रेशन किसी पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, एवरी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सिमिलरली एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, सारे फंक्शंस जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, ये भी हमें पता है। सारे फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते थे ना, हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल निकल जाता था? नहीं, हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। उसी तरीके से हर एक फंक्शन भी इंटीग्रेबल नहीं होता। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट डिटरमाइंस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द करस्पॉन्डिंग कर्व एट दैट पॉइंट। द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग पैरेलल टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स ऑफ द फैमिली। जो अभी मैंने आपसे बात करी, जो डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट्स खींची जाती हैं उन फैमिली ऑफ कर्व्स में, तो वो पैरेलल होती हैं। द प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, जो पहला वाला पॉइंट था। both the operations are linear, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस dx मतलब आप इसे डिवाइड कर सकते हो, और डिफरेंशिएशन में भी dy dx ऑफ fx प्लस dx dy dx ऑफ fx प्लस dy dx ऑफ gx के हो सकता है, होता है। द कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल साइड। ठीक है, dy dx के बाहर भी कांस्टेंट आ जाता है और इंटीग्रेशन के बाहर भी कांस्टेंट आ जाता है। जब कोई कांस्टेंट होता है हमारा तो उनसे सीधे बाहर निकाल देते हैं ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के, तो वही बात कह रहा है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग लिमिट्स, मतलब लिमिट्स की बात अगर इसने कर दी तो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते थे आप, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएशन भी सॉल्व करते थे, और फर्स्ट प्रिंसिपल से आप आगे चलकर इंटीग्रेशन भी सॉल्व करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। ठीक है, अब हमारे जो अगली बात आ रही है वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम कूदे मेथड्स में, क्योंकि क्या करना है, अब हम अगर सीधे सीधे इंटीग्रेशन पढ़ने लग जाएंगे तो भैया पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि अगर हम किताब को देखेंगे तो किताब में हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है, एनसीईआरटी में अगर हम देख रहे हैं तो मिक्स्ड फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन, उसमें किसी को भी उठा के साथ में रख दिया गया है। अगर हमें
कैटेगराइज करते हैं इन इंटीग्रेशन को कि ये इस टाइप से सॉल्व होगा, ये इस टाइप से सॉल्व होगा, तो उस केस में मेथड्स अगर हमें पता चल जाए तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का। वी हैव द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सी है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहली मेथड। अगली मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत बनते हैं क्वेश्चन, देखें इनसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा है जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन रैशनल का एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन से, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, कितना इजी है देखिए फ्रैक्शन। तो पहला हम जो करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कल हम कवर करेंगे।